Hello, everyone, and welcome back to the channel Genius Minds. This has been a channel which is being started for class 11th and 12th, all the PCM as well as language subjects, ठीक है, consisting of physical education also, and we are gonna teach everything in this what we call this channel very deeply, very appropriately. So, all you need is your total focus and concern towards whatever I'm teaching. ठीक है. First of all, I'll go through only the topics, but if you want particular line by line explanation of the NCERT, then you have to tell me. Then only I'm gonna start explaining that. Okay. So let's get started. So first of all, I'm gonna discuss this term gravitation. Gravitation का बेसिक मतलब क्या होता है. पहली बात तो मैं बता दूं, पहली बात तो मैं जो कंफर्म करना चाहूँगी वो ये कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में ज़मीन आसमान का अंतर है. दो these terms are interrelated, correlated, but still there is a vast difference between these two words. अगर मैं बात करती हूँ ग्रेविटेशन की, तो this means that this gravitation is the force of attraction between any two objects in this universe. ग्रेविटेशन का मतलब ही है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स, वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, और पर्टिकुलरली मैंशनड, इट कुड डिपेंड, ठीक है, एंड इट वुड डिपेंड. सो ये बेसिकली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन्हीं भी दो बॉडीज़ में, उसे हम कहते हैं, इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ को उठा लो, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले लो, उसे ग्रेविटेशन कहेंगे. ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं तो वी गेट कंस्ट्राइंट टू एन एरिया, वी गेट start talking about earth related things only. लाइक अगर मैं ग्रेविटी की बात करती हूँ तो मैं ये डेफिनेशन वही रहेगी, बट वहाँ एनी की जगह पे यहाँ अर्थ आ जाता है, अर्थ से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं. यानी कि ग्रेविटी को हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ के बीच में, ठीक है, बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाई कर रहा है, एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस, उसके ऊपर या उसके सरफेस के बगल में, ठीक है. जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ अर्थ की, तो मैं इसको बना लेती हूँ, ये अर्थ है. जब ये अर्थ है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विथ ई, एंड इस अर्थ में मैं बात कर सकती हूँ मून की साथ साथ. मून से जो ग्रेविटेशनल फोर्स की, या हम ह्यूमन बीइंग्स या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं अर्थ के अंदर, उनकी भी बात कर सकती हूँ, वो भी ग्रेविटी के अंदर आ जाएंगे. देन मैं बात करूँगी एक और टर्म की, फ्री फॉल. मैं कुछ टर्म्स डिस्कस करके मैं फिर आऊँगी कि ये हुआ क्या, ग्रेविटेशन कहाँ से शुरुआत हुई. तो अगर मैं जब फ्री फॉल की बात करती हूँ तो मैं फ्री फॉल की बात करूँगी, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज कर लो कि एक टावर है, एंड इस टावर के टॉप से बॉल को मैं नीचे गिराती हूँ. जब इस बॉल को मैं नीचे थ्रो करती हूँ, देन द मोशन ऑफ दिस बॉल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर ये जो है हमारा फ्री फॉल कहलाएगा, बॉल का गिरना, ठीक है. देखो, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे वी कैन सपोज दैट एयर रेजिस्टेंस हैज़ बीन नेग्लेक्टेड, ठीक है. सो दिस इज फ्री फॉल. नेक्स्ट कम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैंने ये सिंबल बनाया है. ये सिंबल बिल्कुल एक्सेलरेशन की तरह है. इसकी एसआई यूनिट के बारे में बता देती हूँ. इट इज़ ऑल्सो, पहला तो MLT-2 है ये, ठीक है, एक्सेलरेशन की तरह. और दूसरा कि MLT-2 नहीं, M हट जाएगा, LT-2 है सिर्फ, ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज़ कि ये जो है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डिपेंड करती है, ठीक है, ये डिपेंड करती है, डिपेंडेंट है कुछ फैक्टर्स पे जो मैं भी बताऊंगी. ये बेसिकली तब प्रोड्यूस होती है जब भी एक्सेलरेशन होता है किसी बॉडी में. कब देखो, एक्सेलरेशन होगा किसी बॉडी में तो हम उसको एक्सेलरेशन नहीं कहते, हमने जी का यूज़ किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वर्ड जो हम इसका नाम है ना, उसी में इसकी मीनिंग है दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स और इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स या इन्फ्लुएंस के अंडर जो भी हम एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी में, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं. और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ये डिपेंड करती है ऑल्टीट्यूड पे, हम अभी
आगे डिस्कस भी करेंगे कैसे डिपेंड करती है, क्या फॉर्मूलाज हैं, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, ये डेप्थ पे डिपेंड करती है, ये अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करती है, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के शेप पे भी डिपेंड करती है। तो इन फैक्टर्स पे ये जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट डिपेंड्स। आई रिपीट, पार्डन, लिसन वेरी केयरफुली। ग्रेविटेशन जो है एक टर्म है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि दो बॉडीज़ के बीच में यूनिवर्स में। अगर मैं बात करती हूँ ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि अर्थ के बीच में और कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाई कर रहा है उसके सरफेस पे, ठीक है। फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ओनली और अलोन। वहीं अगर मैं बात करती हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो इट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन एनी बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स और इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। It depends on 4 factors, namely altitude, depth, rotation of the earth as well as shape. इन दोनों की तो हम डेरिवेशन से एक्सप्रेशन देखेंगे। रोटेशन ऑफ द अर्थ पे ये ग्रेविटी कैसे डिपेंड करती है, जैसे फेजेस डिफरेंट हो जाते हैं इन रिलेशन टू द मून कह सकते हैं। शेप पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि शेप जो होता है अर्थ का कैसा होता है, जियोइड होता है, ठीक है। और सिर्फ अर्थ की क्यों हम बात करें, और भी फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। बाय द वे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है जी की। अब मैं बात करती हूँ वेट। वेट भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ को अर्थ के सेंटर की ओर, ये अर्थ के सेंटर की ओर किसी बॉडी को अट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। आई पार्डन, द वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ टॉपिक का नाम। वेट इज द ग्रेविटेशनल force of attraction. So what is weight? The gravitational force of किसका gravitational force? बॉडी का किसी भी, ठीक है। with which जो बॉडी है, बॉडी is attracted towards the center of अर्थ, ठीक है। दादा मैं बार बार लगा नहीं रही हूँ, शॉर्टकट में लिख रही हूँ वेट की डेफिनेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेट, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ लेट्स स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम पढ़ते हैं। एक्चुअली अगर मैं कहानी बताऊं पूरी, तो मैं ये कहूँगी कि जब न्यूटन एक एप्पल की ट्री के नीचे बैठे थे, तो जब एक एप्पल उनके ऊपर से गिर के, पेड़ के ऊपर से गिरता है, पेड़ पे से नीचे, तो उन्हें ही वंडर्ड दैट व्हाई दी एप्पल फॉल डाउन, मतलब कि एप्पल नीचे क्यों गिरा। क्या इसका सीधा सीधा रिलेशन इससे तो नहीं है कि जो मून है अर्थ के उससे अट्रैक्शन से क्यों अपने पोजीशन पे से हिलता नहीं है या कहीं और नहीं जाता। तो देन ही मेड कैलकुलेशंस एंड ऑल तो उन्हें ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला। इस लॉ में बेसिकली मैं बता दूं हम क्या करने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं, हम ये समझने वाले हैं कि हर पार्टिकल इस यूनिवर्स में किसी न किसी पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, और वो भी किसी फोर्स की मदद से, ठीक है। जो मैं बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every particle, हर दूसरा पार्टिकल, हर पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मासेस के प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ रेडियस की प्रोपोर्शन होता है टू बॉडीज की। यानी कि मैं कहूँगी यहाँ पे फोर्स ले लेती हूँ, मैंने कहा हर फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉडी के प्रोडक्ट के मासेस के होता है। इसी तरीके से ये फोर्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी, इसी तरीके से ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दो बॉडीज के बीच के रेडियस के। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, यही आएगा।
जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू लगता है, जब इक्वल्स टू लगता है तो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे जी आएगा, वेयर इसको मैंने एक मास को कैपिटल एम ले लिया, एक को स्मॉल एम ले लिया, अपॉन में आर स्क्वायर, इट इज़ नॉट नेसेसरी, आप m1 m2 भी ले सकते हैं। और ये जो जी है हमारा, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे किसके बारे में, केप्लर्स लॉ। देखो, मैं एक वीडियो वो भी बनाने वाली हूँ जिसमें मैं पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी विच आई रियलाइज्ड पर्सनली ये आ रही है कि हमें एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही, विच इज़ वेरी मेन। हम ठीक है, फॉर द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एसएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसएल अरोड़ा राइट, और जिया बाटला, एनी बुक, बट एनसीईआरटी इज़ मस्ट। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। देयर one line had various meanings, varied meanings, so I'm gonna explain this. Okay, Kepler's law. Let's move back to Kepler's law. अभी Kepler's law क्या है? Kepler's law बेसिकली हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये Kepler's law क्या है, कहाँ से आया, ये मैं एनसीईआरटी पढ़ाते समय ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं सिर्फ टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ अभी। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बेसिकली क्या है, अच्छा मैं इसका एक बार वो बना के दिखा देती हूँ डायग्राम। ये एक बॉडी है, m ले लो इसका मास, ये दूसरी बॉडी है, इसका मास ले लो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमें रेडियस ले लिया है। ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसको हम अर्थ ले लेते हैं, अर्थ का मास, इसको हम मून का मास ले लेते हैं, तो इनमें लगेगा तो है ही ना, उसी को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। क्या है कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सन के अराउंड मूव करते हैं। दिस इज दी सन, ये हमारा प्लैनेट है, एंड इट मूव्स अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड दी सन। तो यही है हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, द प्लैनेट्स मूव अराउंड दी सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, जहाँ पे सन जो है किन्हीं भी फोकाई के एंड पे सिचुएटेड होता है। जैसे मैंने इसे कॉर्नर में बनाया, मुझे इसे और कॉर्नर में बनाना चाहिए था, किसी भी फोकाई के एंड में ये सिचुएटेड होगा कॉर्नर पे। ठीक है, सी दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन in elliptical orbits where the sun is situated at one of the two ends of foci. ठीक है, as you can see this figure, I am zooming in. Yeah, let's move on to second. The second जो हमारा है वो है हमारा law of areas. अब ओके जूम आउट कर देती हूँ। हाँ जी, सो अब ये हमारा जो लॉ ऑफ एरियाज़ है ये क्या कहता है, जो हमारा लॉ ऑफ एरियाज़ है ये कहता है कि जो हमारा प्लैनेट है, ये हमारा प्लैनेट है और ये हमारा सन है। ठीक है, ये जो प्लैनेट और सन है ना, इनके बीच के सेंटर्स की ओर जो लाइन ज्वाइन कर रही है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जिसकी हम जानते हैं कि हर साल 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, वो एक्चुअली 65 नहीं होते बट 364 एंड 1/4 डे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना एरिया, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि एरियल वेलोसिटी जो है ना इनकी, प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी सन, वो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, फिक्स है। सो लॉ ऑफ एरियाज इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ प्लैनेट एंड द सन sweeps equal area in equal intervals of time, that is the aerial velocity of the planet around the sun is constant. Next comes law of periods. ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड्स क्या है? लॉ ऑफ पीरियड्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड विच इज़ प्रपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स क्यूब ऑफ
क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर, जो आर है मीन डिस्टेंस है, ठीक है, मीन डिस्टेंस है बिटवीन दी सन एंड दी प्लैनेट, ठीक है। लॉ ऑफ पीरियड्स बेसिकली जो टाइम पीरियड से रिलेटेड है, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। इसका डेरिवेशन नेसेसरी नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन ऑल दिस। जो आर है मीन डिस्टेंस है, ठीक है। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। केपलर्स के 3 लॉज हैं। पहला लॉ क्या कहता है? केपलर्स के 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को डिस्कशन करते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहता है दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स वेयर द सन इज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ वन ऑफ द 2 फोकाई। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ एरियाज। व्हाट डज लॉ ऑफ एरियाज सेज? लॉ ऑफ एरियाज ये कहता है दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सन एंड द अर्थ स्वीप्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया बेसिकली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द किसका? प्लैनेट का इज कांस्टेंट, ठीक है, अराउंड द सन इज कांस्टेंट। नेक्स्ट इज आर लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है? लॉ ऑफ पीरियड्स सेज दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, वेयर आर इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। हाँ जी, नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। अब मैं ये जो स्मॉल जी है, ये 3 केसेस हैं। एक तो अर्थ है, अर्थ के अबव, एक अर्थ के सरफेस पे और एक अर्थ के सरफेस के नीचे। अर्थ के अबव की अगर हम बात करेंगे तो अब तक हम अर्थ के अबव की बात करें तो ये सिंपल यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, आर स्क्वायर, ठीक है, फोर्स। जब हम बिलो दी अर्थ बात करते हैं ना, तो हमारा जो फोर्स हो जाता है वो हो जाता है दिस एंड इट बिकम्स आर क्यूब और यहाँ पे स्मॉल आर। फिर अगर हम ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ की बात करेंगे तो GMM/r स्क्वायर सेम रहेगा। ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ या अबव दी सरफेस ऑफ दी अर्थ हमारा फॉर्मूला रिमेन्स दी सेम, बट बिलो दी सरफेस ऑफ दी अर्थ ये फॉर्मूला ये हो जाता है, विच इज़ क्वाइट एस्टॉनिशिंग, राइट? आई एम थिंकिंग टिल नाउ मैं एक NCERT रीडिंग का एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना देती हूँ। दैट वुड बी नाइस। थैंक्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।